तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप सब जहाँ भी हों, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। और इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानी में हैं, मुश्किलात में हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। आज की एपिसोड बहुत ही डरावनी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या सईदा अरीबा ने भेजा है, जो कराची से बिलोंग करती हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, मेरा नाम अरीबा है और मैं कराची से आपको अपना ये वाक़या भेज रही हूँ। मैं कराची के इलाके मलीर की रहने वाली हूँ और गुज़िश्ता 15 सालों से टीचिंग कर रही हूँ। ये बात 2015 की है। तब मैं मलीर के ही इलाके में एक स्कूल में पढ़ाती थी, जिसका मैं नाम जाहिर नहीं करना चाहूँगी। वो पूरा स्कूल आसेबज़दा था और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया जाता था। एक बार स्कूल के तमाम टीचिंग स्टाफ की मीटिंग हुई, जिसमें सबको ये हदायत जारी की गई कि क्लास 5 का 0 पीरियड रखा जाए, जो सुबह 7:15 पर शुरू हो। तब सर्दियों के दिन चल रहे थे और सुबह 7 बजे के करीब ज़्यादा रोशनी नहीं होती थी। आप तो जानते ही होंगे कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, इसलिए जब हम 0 पीरियड के लिए स्कूल पहुंचते थे तो उस पूरे स्कूल में हल्का अंधेरा और सन्नाटा होता था, क्योंकि हम टीचर्स को बच्चों के आने से कुछ देर पहले पहुंचना होता था। एक बार मैं सुबह 7 बजे से भी पहले स्कूल पहुंच गई। हमारी क्लास 5 के सिर्फ 3 सेक्शंस हुआ करते थे, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थे। जब मैं सीढ़ियां चढ़ने लगी तो मुझे बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और उन सब ने अफरा तफरी कर रखी है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि इन सब की आज क्लास लूंगी कि ये क्या तरीका है, सुबह सुबह आते साथ ही शुरू हो गए हो। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब मैं फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची तो उन बच्चों का शोर तीसरे सेक्शन से आ रहा था, जो कि असल में मेरा ही सेक्शन था। मैं उस क्लासरूम के दरवाजे से 1-2 कदम की दूरी पर थी कि अचानक एकदम से खामोशी हो गई, और जब मैंने क्लास में कदम रखा तो यकीन जाने वो पूरा क्लासरूम खाली था। वहाँ एक बच्चा भी मौजूद नहीं था। ये देखकर मुझे बहुत खौफ आया, क्योंकि मैं जान गई थी कि वो बच्चे जिन्नात में से थे। फिर जब तक स्टूडेंट्स नहीं आए, मैं नीचे स्टाफ रूम में बैठी रही। हमारे स्कूल की आया जी बहुत वाक़यात सुनाती थीं। वो उम्र में भी 50 साल के करीब थीं और बहुत अरसे से वहाँ अपनी ड्यूटीज अंजाम दे रही थीं। एक बार उन्होंने बताया कि स्कूल से छुट्टी के बाद सब जा चुके थे। दोपहर का वक्त था, वो स्कूल में ही मौजूद थीं और अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थीं, जिसने उन्हें लेने आना था। इसी दौरान उन्हें ख्याल आया कि 1-2 क्लासरूम्स को उन्होंने ताला नहीं लगाया। वो कॉरिडोर में क्लासेस को ताला लगा रही थीं कि देखती हैं कि सामने से हेड मिस्ट्रेस गुजरी हैं, जो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही हैं और काफ़ी जल्दी में लग रही हैं। ये देखकर वो बहुत हैरान हुई कि इस वक्त मैडम स्कूल में क्या करने आई हैं। वो उनको आवाज़ देते हुए उनके पीछे चलने लगीं, लेकिन मैडम बहुत जल्दी में थीं और फासला भी ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आया जी ने सोचा कि चलो ये अपने कमरे में जा ही रही हैं, मैं भी उनके पीछे वहाँ पहुँचती हूँ। अब आया जी देखती हैं कि हेड मिस्ट्रेस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती हैं। आया जी जो कि कुछ ही फासले पर थीं, जब वो हेड मिस्ट्रेस के कमरे के बाहर पहुंची तो उस कमरे का दरवाज़ा बंद ही नहीं, बल्कि वहाँ ताला लगा था, जो हेड मिस्ट्रेस खुद लगा कर गई थीं। ये देखने के बाद वो समझ गई थीं कि वो हेड मिस्ट्रेस के रूप में अल्लाह की दूसरी मखलूक थी, जो इस स्कूल में रहती है। अक्सर मुझे भी स्कूल में लेट सिटिंग करनी पड़ जाती थी, खासकर जब बच्चों के एग्जाम्स होते थे। तब मैं अकेली नहीं होती थी, मेरे साथ और कोलीग्स भी होती थी। हम स्टाफ रूम में बैठकर पेपर्स चेक करते थे, और जब हम पेपर्स चेक कर रहे होते थे तब कोई मखलूक वहाँ आती थी, जो पंखों को बार बार ऑन ऑफ करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो मखलूक बटन्स के साथ छेड़छाड़ करती थी तो हमें बटन्स के टिक टिक की आवाज़ भी सुनाई देती थी, जिससे ये साफ जाहिर होता था कि कोई अनदेखी मखलूक उन बटन्स के साथ छेड़छाड़ कर रही है। सिर्फ ये ही नहीं, हमारे स्टाफ रूम के बिल्कुल साथ एक बड़ा और पुराना जामुन का दरख्त था। जब भी वो मखलूक स्टाफ रूम में दाखिल होती थी, उस दरख्त पर बैठे परिंदे शोर मचाने लगते थे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता था कि कोई फिर से स्टाफ रूम में आने वाला है। मेरी कोलीग हाफ़िज़े कुरान थी,
जो जिन्नात के बारे में काफ़ी मालूमात रखती थी। उससे जिन्नात को जानने का बेहद शौक था। वो मुझे बताती थी कि जो मखलूक स्टाफ रूम में आती है वो बाहर लगे जामुन के दरख्त पर रहती है। अब ये बात वो कैसे जानती थी ना मैंने कभी पूछा और ना ही उसने कभी मुझे बताया, लेकिन उसे वाकई इस बारे में बहुत इल्म था। जब ये स्कूल मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी ज्वाइनिंग से 1 माह पहले वहाँ एक लड़की ने रिजाइन दिया था जो इंग्लिश की टीचर थी। उसके बारे में आया जी बताती हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाती थी, जिसे मैंने पहले दिन ही इशारा दिया था कि यहाँ भूल कर भी परफ्यूम लगाकर मत आना, लेकिन शायद वो लड़की मेरी बात को समझ नहीं पाई। 2 दिन गुजरने के बाद वो मेरे पास घबराई हुई आई और कहने लगी कि जब मैं स्कूल आती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ साथ कोई चलता है। जिस पर आया जी ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें पहले दिन ही मना किया था कि स्कूल आते हुए परफ्यूम मत लगाना। इस वाक़े के बाद उस लड़की ने परफ्यूम लगाना छोड़ दिया, लेकिन वो जब भी स्कूल आती सहमी सहमी रहती। एक बार स्कूल के बाद वो स्टाफ रूम में अपने रिक्शे का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान जब वो वॉशरूम गई तो देखती है कि एक ऊंची कामत का इंसान जिसका सर छत को छू रहा है वो वॉशरूम के अंदर से बाहर आता है और इतनी बड़ी जिसामत होने के बावजूद एक छोटी सी खिड़की से ही बाहर चला जाता है। इस खौफनाक मंजर को वो बर्दाश्त ना कर सकी और चीखती चलाती वहां से बाहर आ गई। जब गार्ड को बुलवा कर देखा गया तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस वाक़े के बाद उस लड़की ने रिजाइन दे दिया था। हमारे स्कूल में एक क्लासरूम ऐसा था जिसका दरवाजा मैंने कभी भी खुला नहीं देखा। वहां मुझे हमेशा ताला नजर आया। उस जंग आलूद ताले को देखकर साफ जाहिर होता था कि यह आज से कई सालों पुराना है। मेरे होते हुए उस पूरे स्कूल में पेंट करवाया गया था। स्कूल के पुराने वॉशरूम से लेकर बाहर की दीवार तक पेंट किया गया था, लेकिन उस क्लासरूम को किसी ने हाथ नहीं लगाया था जहां ताला लगा होता था। उस क्लासरूम के अंदर तो दूर की बात, उसके दरवाजे को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस बारे में भी मैंने आया जी से पूछा था। उनका कहना था कि जब से मैं यहाँ हूँ ये क्लासरूम तब से बंद है। यहाँ क्या हुआ था ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। साथ में आया जी ने यह भी बताया था कि जब वो नई नई आई थी तब इस क्लासरूम की पिछली साइड जहाँ खिड़कियां हैं वहाँ एक बच्चा बहुत बुरी तरह से डरा था। फिर उस वाक़े के बाद उस खिड़की के साथ कुछ दरख्त लगाकर खारदार तारें बिछा दी गईं ताकि स्कूल का कोई बच्चा उसके करीब भी ना जा सके। रिजवान भाई, मैंने स्कूल में 2 साल गुजारे थे। वो स्कूल बहुत ही पुरस्कार था। वहाँ जो मामलात थे उन्हें मैंने अपनी आंखों से देखा। आखिर में ये बताना चाहूंगी कि आपका चैनल बहुत बहुत अच्छा है। आपकी हर वीडियो मैं अपनी वालदा के साथ देखती हूँ। जो वाक़यात मैंने आपसे शेयर किए हैं अपनी वालदा के कहने पर किए हैं, क्योंकि जब भी हम आपकी एपिसोड देखते थे मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुम अपने वाक़यात भी शेयर करो। फिर आज वक्त मिला तो मैंने आपसे शेयर कर दिए। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब जो मुर्तज़ा ने कराची से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, मेरा नाम मुर्तज़ा है और मैं कराची के इलाके बल्दिया टाउन का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और कराची की एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स रात की होती हैं और उस रात भी मैं मामूल की तरह अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। मेरी आदत है कि मैं एक जगह टिक कर नहीं बैठता। हर 20 मिनट आधे घंटे बाद एक बड़ा चक्कर लगाता हूँ और आसपास का एरिया भी कवर रखता हूँ। इस तरह आसपास के एरिया की रखवाली भी हो जाती है और ड्यूटी के दौरान मुझे बोरियत भी नहीं होती। तब सर्दियों की रातें चल रही थीं और उस रात मुझे काफ़ी ठंड महसूस हो रही थी। मेरे पास एक लोहे की बाल्टी होती है जिसमें मैंने कील से सुराख कर रखे हैं। जब भी सर्दियों का सीज़न आता है मैं उस बाल्टी में लकड़ियां डालकर आग जला लेता हूँ। इस तरह मेरी पूरी रात सुकून से गुजर जाती है और मैं ठंड से भी बच जाता हूँ। रात के 2 बजे के करीब का वक्त था। जो लकड़ियां मैंने जला रखी थी वो कोयला बनकर ख़त्म होने वाली थी। अब मुझे और लकड़ियों की ज़रूरत थी जो मैंने पहले से ही काट रखी थी। उन लकड़ियों को जब मैंने उस बाल्टी में डाला तो सोचा कि इन्हें जलने में अभी कुछ वक्त लगेगा। ये लकड़ियां जब तक आग पकड़ती हैं मैं ऐसा करता हूँ कि इस गली के आखिर तक एक चक्कर लगा कर आता हूँ। मैंने आग जलाई और आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी करता हुआ उस गली के आखिर तक पहुँच गया। रात के उस पहर बहुत ही खामोशी थी, इसलिए दूर दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। इसी दौरान मुझे 2 कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें वहाँ से सुनाई देने लगीं जहाँ से मैं उठकर आया था। मुझे लगा कि शायद कोई चोरी चकारी की नीयत से आया है जिसका ताक़ुब करते हुए आवारा कुत्ते यहाँ तक आ गए हैं। रिजवान भाई, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था
میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا۔ جہاں میں آگ جلا کر آیا تھا اس آگ کے ارد گرد 4 لوگ کھڑے تھے جن کے قد 10 سے 12 فٹ کے قریب تھے اور وہ خاموشی سے اپنے ہاتھ باندھے اس آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں کی جسامت بظاہر تو انسانوں جیسی تھی لیکن وہ انسان نہیں تھے۔ وہ آگ کو دیکھ رہے تھے اور کتے ان پر بھونک رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا نام لیتا گیا اور اس گلی سے باہر نکل آیا کیونکہ اس وقت مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ وہ منظر اتنا خوف زدہ تھا کہ میرے پسینے نکل آئے تھے۔ تقریباً 1-2 منٹ گزرنے کے بعد ان کتوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گلی میں ہلکا سا جھانک کر دیکھا تو اب وہ لوگ غائب ہو چکے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی میں جان گیا تھا کہ یہ غیر مرئی مخلوق میں سے ہیں اور میں اچھا خاصا ڈر گیا تھا۔ پھر واپس آنے کے بعد میں فجر تک اپنے فون پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا۔ یہ میرا واقعہ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ میرے بچپن کے دوست کا واقعہ ہے اور میرا بہت اچھا اور بھائیوں جیسا دوست ہے۔ ہوا اس طرح کہ ہم لوگ جب بھی دوست یار آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہارر سٹوریز ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ کسی کے ساتھ یا کسی کے ریلیٹیوز کے ساتھ بھی کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آتا ہے تو وہ ضرور شیئر کرتا ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے دوست نے بتایا کہ میرے جب تایا کی ڈیتھ ہوئی تو انہیں اسلام آباد H8 قبرستان میں دفنایا گیا۔ تو جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھیں گے۔ تو کیونکہ H8 قبرستان اسلام آباد کا بہت پرانا قبرستان ہے۔ اب جو لوگ اسلام آباد سے نہیں ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ H8 قبرستان اس طرح سے ہے کہ وہاں گھنے درخت اور قبریں ہیں اور ساری ایک قطار میں ایک بہت ترتیب کے ساتھ بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے باہر ڈبل روڈ ہے، وہ بھی کوئی وہاں پر زیادہ رونق نہیں ہوتی، تو کافی سنسان جگہ ہے۔ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ جب جاؤ تو کوئی آپ کو رش نہیں ملتا، کچھ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بہت بڑا قبرستان ہے، اس کے اندر فٹ پاتھ بنائے ہوئے ہیں، پراپر پلاٹنگ ہوئی ہے۔ تو وہاں سے جب بھی گزر ہوتا ہے تو وہاں پر صرف کوئی جنازے کے لیے آیا ہوتا ہے یا آپ کو 2-3 لوگ ہی نظر آتے ہیں، کوئی بہت زیادہ رش نہیں نظر آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد H8 قبرستان میں جو سپیس ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تھوڑی سی گنی چنی جگہیں ہیں جو بہت تعلق والوں کو مل جاتی ہیں۔ تو بتاتا ہے کہ جب میری تایا کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس قبرستان میں تدفین کے بعد صرف ایک بار گیا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک بار گزر رہا تھا H8 کے باہر سے گزر رہا تھا تو میں نے قبرستان جانا تھا اپنے تایا کی قبر پر۔ کہتا ہے میں اکیلا تھا، میں نے پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کی اور میں قبرستان کے اندر چلا گیا۔ تو بتاتا ہے کہ قبرستان میں اتنی بھول بھلائیاں تھی کہ میں بھول گیا تھا کہ ایریا تو اس ایریا کے قریب تو پہنچ گیا تھا، لیکن کہتا ہے کہ 3-4 پلاٹ تھے اور بہت بڑا ایریا ہے۔ تو کہتا ہے میں بھول گیا تھا کہ قبر کس طرف ہے۔ پھر بتاتا ہے کہ قبروں کے پار ایک درخت کے نیچے گورکن بیٹھا ہوا تھا۔ کہتا ہے دکھنے میں تو گورکن تھا، اللہ جانے وہ کون تھا، مجھے نہیں پتا۔ کہتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ادھر آؤ اور ہاتھ سے اشارہ کیا اور بتایا کہ یہاں سے ادھر سیدھے آؤ اور اس پلاٹ میں یہ والی قبر ہے۔ کہتا ہے اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اس قبر تک اشارہ کیا کہ یہ والی قبر ہے۔ تو وہ اس جگہ سے تھوڑا سا دور بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ اس میں اور مجھ میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ پھر وہ اسی طرح اس کے بتائے ہوئے راستے پر کہتا ہے میں گیا ہوں اور میں اس قبر پر پہنچ گیا۔ کہتا ہے میں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد میں کچھ دیر بیٹھا اور جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بندہ غائب تھا، وہ بندہ نہیں تھا وہاں پر۔ تو وہ بھی خیر بہادر طبیعت کا ہے، تو بتاتا ہے کہ مجھے بالکل بھی خوف وغیرہ نہیں آیا۔ کہتا ہے جب اس نے مجھے بتایا مجھے بڑا عجیب سی ایک فیلنگ آئی۔ کہتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہتا ہے وہ بندہ نہیں تھا، تو ہم سے شیئر کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ میں آج کے واقعات بھیجنے والوں کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری ایپیسوڈ کو دیا۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایپیسوڈز آتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے گا اور میری ہر ایپیسوڈ آپ سب تک آسانی سے پہنچ پائے گی۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔